हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एल्कोहल, फेनॉल और इथर्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। जो भी एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और उसके बाद के भी जो भी टॉपिक है, जो हम लोग को उसके बाद के कंटेंट पढ़ने हैं, उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें क्या देखेंगे? तो हम लोग इसमें देखेंगे कि एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। आप सब लोग जानते हैं कि जो एल्कोहल्स हैं वो वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह से भी रिएक्ट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी रिएक्ट करते हैं। इनके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है। ये कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं और कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसको आप लोग साथ ही साथ नोट करते भी चलेंगे। तो हम लोग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स को टू पार्ट्स में देखेंगे। ये दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट में क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि एज ए न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट करते हैं। और सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे? सेकंड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह से कब एक्ट करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स हम लोग कब बोलेंगे? जब एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे देखिए, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल्कोहल के जो OH बॉन्ड है, जो OH का बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। जब OH का जब एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो एल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। क्या है? वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। और जब यहाँ पर एल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ क्या हो रहा है? CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एल्कोहल जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए, ये RO को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? देखिए, ये C है, यहाँ कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, O और H ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या है? ये है अल्काइल ग्रुप। ये क्या है? ये अल्काइल ग्रुप का एक कार्बन है। तो ये कार्बन से जब OH जुड़ा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो एक एल्कोहल का फॉर्म है। तो यहाँ पर OH बॉन्ड कौन सा है? यहाँ पर OH बॉन्ड कौन सा है? तो OH बॉन्ड ये वाला है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एल्कोहल है यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ये अगर अल्काइल ग्रुप का कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन है और इससे ऑक्सीजन जुड़ा है और हाइड्रोजन इससे जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कौन है? ये है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। तो इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि अल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन का जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो रिएक्शन किस तरह से होते हैं, अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये जो OH बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग होता है। जब भी ब्रेकिंग होगा OH बॉन्ड को तो उसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। कैसे? तो हम लोग एसिडिटी के थ्रू उसको देखेंगे और एस्टरिफिकेशन के थ्रू भी हम लोग उसको देखेंगे। उसको हम लोग एसिडिटी के थ्रू देखेंगे और एस्टरिफिकेशन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। तो एसिडिटी में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो एसिडिटी में हम लोग 4 पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स, इसमें हम लोग एल्कोहल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फेनोल्स, हम लोग इसमें फेनोल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ भी देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ मेटल्स, जो एल्कोहल होते हैं वो मेटल से किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं, वो मेटल से किस तरह का रिएक्शन करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ मेटल्स। फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ फेनोल्स विथ मेटल्स, जो फेनोल होते हैं वो मेटल से किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं, तो इसको भी हम लोग इसी में देखेंगे, इसमें एसिडिटी में हम लोग देखेंगे। और एस्टरिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एस्टरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट में हम लोग करेंगे बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एस्टरिफिकेशन करेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे एल्कोहल फिनोल का केमिकल प्रॉपर्टीज। और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, बाय एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड से भी हम लोग एस्टरिफिकेशन करेंगे और उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, बाय एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से हम लोग एस्टरिफिकेशन कराएंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह का केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग एक एक कर डिटेल में देखेंगे। एसिडिटी में जो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का जो एसिड स्ट्रेंथ होता है वो कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एल्कोहल्स एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड्स, यहाँ इस बात को आप लोग हाईलाइट करके नोट करेंगे कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो जनरली ब्रोंस्टेड एसिड्स की तरह से एक्ट करते हैं, व्हिच लूजेज ए प्रोटोन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस को अपना एक प्रोटोन देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग प्लस आई भी बोलते हैं। ऑफ द अल्काइल ग्रुप मेक्स द एल्कोहल वीकर एसिड्स देन वाटर, जो एल्कोहल होते हैं वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगता है, जो भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, जिस कारण से जो एल्कोहल होंगे उनका एसिड स्ट्रेंथ वाटर से कम होगा। जैसे देखिए के ऑफ एल्कोहल इज लेस देन के ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये कैसे हो जाता है, तो ये अल्काइल ग्रुप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3C2H5, ये अल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं, CH3C2H5 को अटैच टू OH इन एल्कोहल व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। देखिए जब भी एल्कोहल रहेंगे, ये आप लोग क्या देख रहे हैं, COH, ये एल्कोहल है, ये क्या है, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, आप लोग समझ रहे हैं, ये अल्काइल ग्रुप है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आप लोग ऐसा जानते हैं कि जो भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा OH को इन एल्कोहल व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, और इस कारण से ये जो ऑक्सीजन आप लोग देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, और इस कारण से एसिडिटी ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होंगे, एसिडिटी आएंगे ड्यू टू OH बॉन्ड के कारण से आ जाएंगे। और देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, आप लोग जानते होंगे जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके जो कंजुगेट बेस होंगे वो वीक होंगे। एंड वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, और जो भी वीक एसिड होंगे उनका हम लोग कंजुगेट बेस बनाएंगे तो वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ है आप लोग नोट भी कर लेंगे इसको कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
ये जो EDG है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट लगते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं? तो ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। एल्कोहल को ये 3 इलेक्ट्रॉन सॉरी एल्कोहल को यहाँ पर 3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 1 डिग्री एल्कोहल होंगे, 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। हमारे पास जो भी प्राइमरी अल्कोहल होंगे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। 1 डिग्री का या प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम रहेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इससे कम क्या होंगे? वो 2 डिग्री होंगे। 2 डिग्री एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इंक्रीज हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होंगे। तो इसी कारण से 1 डिग्री के जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगे वो 2 डिग्री से ज्यादा होंगे। इससे कम किसके होंगे? इससे कम होंगे 3 डिग्री के। जो भी 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनको हम लोग टर्सरी अल्कोहल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है। तो यहाँ EDG का नंबर बढ़ गया है, तो इस कारण से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगे वो कम हो जाएंगे। और यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है टर्शियरी का, तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। और यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन आर ग्रुप, इंक्रीज इन आर ग्रुप मतलब डोनेटिंग ग्रुप का इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और हम लोग राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा? हम लोग राइट टू लेफ्ट आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। इसको अभी आप लोग नोट करते चलेंगे। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसके जो भी आप लोग आंसर डिराइव करेंगे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोग का आंसर क्या आया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को क्या डिफिकल्टी आ रही है। तो इसको आप लोग एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनोल्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकेंड टाइप था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनोल। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि फेनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स एंड वाटर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो भी फेनोल्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कोहल से भी और वाटर से भी। इसका मतलब यह हुआ कि जो फेनोल्स का एसिडिटी है वो एल्कोहल से भी ज्यादा है और वाटर से भी ज्यादा है। ये दोनों से इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन टू व्हिच OH इज अटैच्ड। जैसे देखिए, फेनोल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो OH ग्रुप रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से अटैच होता है। कैसे होते हैं? देखिए, ये क्या है? ये फेनोल है, ये फेनोल है। फेनोल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो OH ग्रुप है वो किससे अटैच है? OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 क्यों है कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, कौन से? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। इस कारण से इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एल्कोहल से भी और वाटर से भी। सेकेंड जो रीजन क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ बेंजीन रिंग।
देखिए कोई भी फेनोल रहेंगे तो फेनोल में क्या होंगे, जो OH ग्रुप रहेंगे वो बेंजीन रिंग से अटैच रहेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं OH ग्रुप, ये जो आप लोग OH ग्रुप देख रहे हैं, ये OH ग्रुप किससे अटैच है, तो ये बेंजीन रिंग से अटैच है। ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है। तो बेंजीन रिंग का भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या होते हैं, तो बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं। इस कारण से भी यहाँ पर फेनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होते हैं एल्कोहल और वाटर से। थर्ड रीजन क्या है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन बीइंग रेजोनेंस स्टेबलाइज। जो भी ये फेनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, वो मोर स्टेबल रहते हैं। इस कारण से भी इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो भी आयन बनेंगे, कार्बोकेटायन बनेंगे, उनका जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसके बाद हम लोग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे कि कंजुगेट बेस ऑफ फेनॉल इज स्टेबलाइज्ड बाय कंजुगेशन ऑफ निगेटिव चार्ज इन द रिंग। ऐसे देखिए ये फेनॉल है, इसका हम लोग कंजुगेट बेस बनाएंगे तो क्या होगा, ये है कंजुगेट बेस। ये क्या है, कंजुगेट बेस है। ये स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है, तो देखिए ये स्टेबल क्यों है, ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑफ द रिंग। इस रिंग पर एक निगेटिव चार्ज आ गए हैं। यहाँ आप लोग ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज देख रहे हैं तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है ये ओवरऑल पूरे हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। इस कारण से इसका जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल रहता है। तो ये कैसे रहता है अपने हाइब्रिडाइजेशन में स्टेबल, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और ये है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से यहाँ पर अटैच्ड है। तो देखिए माइनस चार्ज सिग्मा पाई, तो यहाँ पर ये इसका कंजुगेशन बन गया और ये तो पूरा रेजोनेंस बन ही जाएगा। तो ये जो माइनस चार्ज है पूरे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया और इतने हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनोक्साइड आयन, ये आप लोग जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारे फेनोक्साइड आयन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसलिए ये जो माइनस चार्ज है फेनोक्साइड आयन का ये काफी स्टेबल होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काउजिंग माइनस आई और माइनस एफ। जब भी हम लोग किसी एसिड में देखेंगे कि माइनस आई और माइनस एम एक्ट करेंगे तो वहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होंगे। वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये कब होंगे, तो इस कंडीशन में होंगे कि जब माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट लगेंगे तो वहां पर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब मानेंगे, जब प्लस आई प्लस एच और प्लस एम इफेक्ट लगेंगे तो वहां पर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करेंगे तो उसमें अगर माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और जब माइनस आई सॉरी जब प्लस आई प्लस एच और प्लस एम इफेक्ट लगेंगे तो वहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आप लोग क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के एज ए होमवर्क दिया गया है तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आंसर आएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।
और इनके सोल्यूशन भी आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसकी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इसके भी सॉल्यूशन गिवन है, इसकी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम लोग का थर्ड टाइप था। हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे। थर्ड टाइप क्या था? रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ मेटल्स। यहाँ पर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पर हम लोग को मिलेगा कि एल्कोहल को जब भी एक्टिव मेटल से हम लोग रिएक्ट कराएंगे, एक्टिव मेटल क्या होते हैं? एक्टिव मेटल होते हैं सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। जब भी हम लोग एल्कोहल को एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को एल्कोक्साइड मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होंगे। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि एल्कोहल का रिएक्शन जब भी हम लोग एक्टिव मेटल से कराएंगे तो हम लोग को एल्कोक्साइड मिलेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग को हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो यहाँ पर एक्टिव मेटल कौन होंगे? सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम हम लोग लिखेंगे। इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा? तो जनरल रिएक्शन इस तरह से होते हैं। ये क्या है? ये एल्कोहल है। ये क्या है? ये एल्कोहल है। और एल्कोहल का ये जो आर पार्ट है क्या है? इसको तो हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इस एल्कोहल का जब भी हम लोग एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराएंगे, मतलब सोडियम से, तो हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को सोडियम एल्कोक्साइड मिलेंगे और इससे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी एल्कोहल का हम लोग किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें हम लोग को क्या मिलते हैं? एल्कोक्साइड मिलते हैं, जो कि हम लोग को सोडियम एल्कोक्साइड मिले हैं और हम लोग को हाइड्रोजन गैस भी मिला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एल्कोहल और एक्टिव मेटल का रिएक्शन देखा, जिसमें हम लोग को एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट भी देख रहे हैं कि देखिए, ये कोनिकल फ्लास्क में, ये एक कोनिकल फ्लास्क है और इसमें हम लोग यहाँ पर ये सोडियम का पीसेज रखे हैं, सोडियम का पीसेज रखे हैं और इसमें हम लोग इथेनॉल मिक्स किए। इसमें हम लोग इथेनॉल मिक्स किए, इथेनॉल मिक्स किए तो रिएक्शन हुआ, एल्कोहल और एक्टिव मेटल का यहाँ पर रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के बाद क्या हम लोग को मिला? देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। ये बैलून में आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुए हैं और इसके बाद हम लोग सोडियम का एल्कोक्साइड नीचे मिल गए हैं। सोडियम पीसेज रिएक्ट विथ इथेनॉल व्हिच प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन गैस व्हिच इन्फ्लेट्स द बैलून अटैच्ड विथ कोनिकल फ्लास्क। हम लोगों ने क्या देखा? ये कोनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने एक बैलून लगाया और यहाँ पर सोडियम पीसेज और इथेनॉल का रिएक्शन हुआ, जिससे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुए हैं, ये बैलून में स्टोर हो गए और सोडियम एल्कोक्साइड का भी फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी लेंगे। देखिए, एल्कोहल का हम लोग सोडियम से रिएक्शन कराएं तो क्या बना? सोडियम इथोक्साइड हम लोग को मिला और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर इथेनॉल। इस रिएक्शन को इथेनॉल के टेस्ट के लिए भी किया जाता है। सोडियम पीसेज रिएक्ट विथ इथेनॉल व्हिच प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन गैस। हम लोग जान रहे हैं कि जब भी हम लोग एल्कोहल का किसी भी मेटल से, एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे और सोडियम इथोक्साइड बनेंगे। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं, ये भी एक एल्कोहल है और यहाँ हम लोग एल्युमिनियम से रिएक्शन कराए हैं। तो एल्युमिनियम से हम लोग रिएक्शन कराएं
तो हाइड्रोजन गैस तो हम लोग को मिलेंगे ही। और इसके बाद हम लोग क्या मिला, हम लोग को मेटल का एल्कोक्साइड मिला, हम लोग को एल्युमिनियम का एल्कोक्साइड मिला। इसको भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। और इसके बाद हम लोग को फोर्थ टाइप पढ़ना है। फोर्थ टाइप पढ़ना है, वो क्या है, वो है रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ मेटल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग फेनॉल का रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल के साथ में, कि जो फेनॉल होते हैं वो मेटल से किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फेनॉल का जब भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन होगा तो उससे हम लोग को फेनोक्साइड मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होंगे। हम लोग को फेनोक्साइड मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होंगे। यहाँ पर एक्टिव मेटल क्या होंगे, सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम। तो देखिए, फेनॉल का रिएक्शन हम लोगों ने सोडियम से कराया तो हम लोग को क्या मिला, सोडियम फेनोक्साइड मिले और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर रिलीज हुआ। जब भी हम लोग फेनॉल का रिएक्शन एक्टिव मेटल से कराते हैं तो हम लोग को सोडियम फेनोक्साइड मिले, आप लोग देख सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस का भी रिलीज हुआ है। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। अब हम लोग को इसके बाद पढ़ना था एस्टरिफिकेशन। जो एस्टरिफिकेशन के थ्रू भी हम लोग एल्कोहल फेनॉल का रिएक्शन को स्टडी करने वाले थे। तो अब हम लोग एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे। एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो एस्टरिफिकेशन हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टरिफिकेशन करेंगे। सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बाई एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड से भी हम लोग एस्टरिफिकेशन करेंगे, उसका स्टडी करेंगे। थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड में हम लोग बाई एसिड क्लोराइड से हम लोग एस्टरिफिकेशन करेंगे। इसका एस्टरिफिकेशन हम लोग एसिड क्लोराइड से करेंगे और इसका स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग एक एक कर इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या, फर्स्ट टाइप में क्या देखेंगे, एस्टरिफिकेशन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग अब एस्टरिफिकेशन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से और ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टरिफिकेशन कराएंगे। तो ये देखिए, ये क्या है हम लोग के पास, ये एल्कोहल है। हम लोग के पास जो एल्कोहल है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टरिफिकेशन कराएंगे। ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अब हम लोग एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टरिफिकेशन कराएंगे। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, एस्टरिफिकेशन में हम लोग को एस्टर मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। तो ये कैसे होगा, इफ द एबव रिएक्शन इज कैरिंग आउट विथ ड्राई HCl, ये जो रिएक्शन है वो ड्राई HCl में हो रहा है, ड्राई HCl गैस एज कैटलिस्ट, द रिएक्शन इज नोन एज फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन। अगर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर हम लोग ड्राई HCl गैस में गैस के प्रेजेंस में हम लोग अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिशर स्पेयर एस्टरिफिकेशन इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोगों ने देखा कि एल्कोहल का जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टरिफिकेशन कराएंगे तो इससे हम लोग को एस्टर बनेंगे और वाटर हम लोग को यहाँ से रिलीज होगा। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। इसके कुछ शॉर्टकट भी है, देखिए हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन कराएं तो यहाँ हम लोगों ने कौन सा एल्कोहल लिया है, तो इथेनॉल लिया है। इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग इथेनोइक एसिड से कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इथाइल इथोनेट, जो कि एक एस्टर है। इथाइल इथोनेट क्या है, वो एक एस्टर है और हम लोग को इसके साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होंगे। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस शॉर्टकट को देखा है कि एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग इथेनोइक एसिड से कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, इथाइल इथोनेट मिलेंगे जो कि एस्टर है, और इसके साथ ही साथ हम लोग को वाटर भी मिलेंगे। जब हम लोग फेनॉल से कराएंगे तो क्या होगा, फेनॉल का हम लोग इथेनोइक एसिड से कराएंगे तो इससे हम लोग को फेनाइल इथोनेट मिलेंगे।
ये क्या है, ये फेनाइल इथोनेट है, और साथ ही साथ हम लोग को वाटर भी मिलेंगे, इससे वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि फेनॉल का रिएक्शन जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो इससे हम लोग को फेनाइल इथोनेट बनेंगे और वाटर भी बनेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या थे? सेकेंड टाइप थे एस्टरिफिकेशन बाय एसिड एनहाइड्राइड। अब हम लोग एल्कोहल और फेनॉल का एस्टरिफिकेशन किससे कराएंगे? अब हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से इसका एस्टरिफिकेशन कराएंगे। तो देखिए, एल्कोहल का जब भी हम लोग रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तो इसका एस्टरिफिकेशन होगा। तो एस्टरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा? तो हम लोग को एस्टर मिलेंगे। ये क्या है? ये एस्टर है, हम लोग को एस्टर मिलेंगे, और एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेंगे। तो जब भी हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तो इससे हम लोग को एस्टर बनेंगे और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है? तो देखिए, इसका जो शॉर्टकट है, ये क्या है? एल्कोहल है। ये एल्कोहल है। एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तो इसका एस्टरिफिकेशन होंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को इसके साथ ही साथ बनेंगे। तो हम लोगों ने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से देख लिया है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग फेनॉल का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे। अब हम लोग फेनॉल, ये क्या है? फेनॉल है। फेनॉल का रिएक्शन हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तो इससे भी हम लोग को क्या मिलेंगे? इससे भी हम लोग को एसिड एस्टर मिलेंगे, और इसके साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेंगे। तो हम लोगों ने एल्कोहल का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराया तो उसमें हम लोग को एस्टर मिले, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिले। और यहाँ पर हम लोग अगर फेनॉल का भी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तो इसमें भी हम लोग को एस्टर मिलेंगे और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एनहाइड्राइड is carried out in the presence of concentrated sulfuric acid and the reaction is reversible। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पर एल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड से, तो ये जो भी रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होगा? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक कंडीशन है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही ये होगा। ये जो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है या एल्कोहल और एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, वो सल्फ्यूरिक एसिड, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उनके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है हेल्प्स कार्बोनाइल ऑक्सीजन टू गेट प्रोटोनेटेड टू गिव डिलोकेलाइज्ड कार्बोकेटायन मेकिंग इट बेटर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो किस तरह से एक्ट करते हैं? तो जो भी हम लोग को कार्बोनाइल ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन को ये प्रोटोनेटेड कर देता है, इसको प्रोटोनेटेड कर देता है और डिकोलाइड कार्बोकेटायन बनाता है, जो कि एक बेटर इलेक्ट्रोफाइल है। और जब भी बेटर इलेक्ट्रोफाइल रहेंगे तो रिएक्शन को भी बेटर वहां पर रिएक्ट कर पाएंगे, उसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल फेनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो भी हम लोग एस्टर बनाए हैं
एसिड एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसके बारे में हम लोग कुछ और पॉइंट भी देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी एल्कोहल और फिनोल का रिएक्शन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं या एसिड एनहाइड्राइड से कराएं, तो हम लोग को फाइनली क्या मिला था, हम लोग को फाइनली एस्टर मिला था। और एसिड एनहाइड्राइड से भी कराएं तो हम लोग को एस्टर मिला था। और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही नोट करेंगे। इस तरह से अगर आप लोग नोट करेंगे तो इसको देखते ही आप लोग को ये पूरे कंसेप्ट आसानी से याद आ जाएंगे, जो कि एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब भी एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं तो ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन था, तो इसमें हम लोग को एस्टर मिला। इसमें हम लोग को क्या मिला, एस्टर मिला और वाटर भी इससे मिला। तो यहाँ से अगर वाटर को हम लोग हटा लेंगे, इस वाटर को अगर हम लोग हटा लेंगे बाहर, तो इससे क्या होता है, ये रिएक्शन फिर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होंगे। ये रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, ये रिएक्शन और आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होंगे। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रिंसिपल को हम लोग ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल बोलते हैं। ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब भी हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो हम लोग को एस्टर मिलेंगे और वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। और वाटर का जब हम लोग हटा देंगे, वाटर रिमूव कर देंगे, तो पूरे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और आगे प्रोसीड होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। इसको आप लोग स्टार फॉर्म में नोट करेंगे। इसको आप लोग स्टार फॉर्म में नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल, द रिमूवल ऑफ वाटर प्रोसीड्स प्रोड्यूस्ड इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सपोर्ट्स फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर जब भी हम लोग ये वाटर को हटा देंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, क्या था वो, एस्टरिफिकेशन बाय एसिड क्लोराइड। अब हम लोग एल्कोहल और फेनॉल का एस्टरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग एसिड क्लोराइड से करवाएंगे। अब हम लोग एल्कोहल और फेनॉल का एस्टरिफिकेशन एसिड क्लोराइड से करवाएंगे। तो देखिए, ये एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग एसिड क्लोराइड से कराएं तो ये पायरिडीन के प्रेजेंस में ही होगा, ये पायरिडीन के प्रेजेंस में होगा। और इससे क्या होंगे, इससे हम लोग को एस्टर फिर मिलेंगे, एस्टर मिलेंगे और HCl मिलेंगे। तो यही इसका रिएक्शन है एसिड क्लोराइड से। एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग एसिड क्लोराइड से कराएंगे तो ये पायरिडीन के प्रेजेंस में होंगे और इससे हम लोग को एस्टर मिलेंगे और HCl मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए, ये है हम लोग के पास एल्कोहल और ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, सॉरी एसिड क्लोराइड है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए, ये एल्कोहल का जो एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है और एसिड क्लोराइड का जो क्लोरीन है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं और HCl बन जाते हैं, HCl बन जाते हैं। और ये पायरिडीन के प्रेजेंस में ही होगा और इस तरह से एस्टर बनेंगे और HCl गैस यहाँ पर रिलीज होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो एल्काइल ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो ये क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये R है जो कि CH2H5 है। और दूसरे एल्काइल ग्रुप ये है जो कि R डैश है CH3। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे कि फेनॉल का रिएक्शन, ये क्या है, फेनॉल है। फेनॉल का रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड से होगा
तो ये भी पायरिडिन के प्रेजेंस में ही होगा। क्या होगा? ये भी पायरिडिन के प्रेजेंस में ही होगा, और इससे भी हम लोग को एस्टर ही मिलेंगे और इससे HCl मिलेंगे। इससे भी हम लोग को एस्टर मिलेंगे और HCl मिलेंगे। जहां पर एक जो R है, ये R क्या है? ये एरोमेटिक रिंग है जो बेंजीन आप लोग बोलते हो, और ये R डैश है वो क्या है? C2H5 है, दूसरे एल्काइल ग्रुप C2H5 है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? Pyridine acts as a catalyst as it neutralizes the HCl formed and equilibrium shifts in forward direction। यहाँ जो ये रिएक्शन है पायरिडिन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो पायरिडिन यहाँ पर क्या करता है? पायरिडिन यहाँ पर क्यों आया है? तो जो पायरिडिन है वो एक कैटेलिस्ट के रूप में एक्ट करता है, जो कि HCl जो है इसको न्यूट्रलाइज करता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसीड करता है। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है? अब हम लोग रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ R-O बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। जो भी रिएक्शन में अगर R-O बॉन्ड ब्रेक होगा, R और O का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस तरह के रिएक्शन को अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें R और O बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसको भी हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विथ हाइड्रोजन हाइलाइट्स। ये रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइट से करवाएंगे। किसका? एल्कोहल और फेनॉल का। सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड में विथ फास्फोरस हाइलाइट। सेकंड में हम लोग फास्फोरस हाइलाइट से रिएक्शन कराएंगे। थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड में हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और फोर्थ में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो जिस रिएक्शन में O और R बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो उस रिएक्शन को हम लोग 4 पार्ट्स में जनरली पढ़ेंगे। फर्स्ट में विथ हाइड्रोजन हाइलाइट, सेकंड में हम लोग विथ फास्फोरस हाइलाइट, थर्ड में हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और फोर्थ में फाइनली हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो इन चारों को अब हम लोग एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? विथ हाइड्रोजन हाइलाइट। हाइड्रोजन हाइलाइट में हम लोग क्या देखेंगे? तो हाइड्रोजन हाइलाइट का जो भी रिएक्शन है वो जनरल रिएक्शन क्या होता है? तो देखिए ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल का रिएक्शन जब भी हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइट से करवाएंगे, तो हम लोग को इससे एल्काइल हाइलाइड मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। इसका जो हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन है उसका जनरल रिएक्शन क्या होता है? जनरल रिएक्शन का फॉर्मेशन यही है कि एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड से कराएंगे, जो कि HX है, हाइड्रोजन हाइलाइड से कराएंगे तो हम लोग को एल्काइल हाइलाइड मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? एल्कोहल है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इथेनॉल बोलते हैं। तो इस इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड से कराएंगे, तो हाइड्रोजन हाइलाइड हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं? HCl ले रहे हैं, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हो। तो इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को एल्काइल हाइलाइड मिले, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथाइल हाइलाइड। हम लोग को इथाइल हाइलाइड मिले और वाटर मिले। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जब भी एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड से करवाते हैं, तो हम लोग को एल्काइल हाइलाइड मिलते हैं और साथ ही साथ हम लोग को वाटर मिलते हैं। तो इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। और इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे? तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे एस्पिरिन प्रोडक्शन बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग एस्पिरिन बनाएंगे। एस्पिरिन का प्रोडक्शन होगा, आप लोग सुने होंगे एस्पिरिन, जो कि मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एस्पिरिन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो हम लोग एस्टरिफिकेशन कराएंगे किसका? सैलिसिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड का हम लोग एस्टरिफिकेशन कराएंगे, जिससे हम लोग को एस्पिरिन मिलते हैं। तो देखिए ये क्या है? ये सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड है। तो सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तो हम लोग को एस्पिरिन मिलेंगे। इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। ये मेडिकल साइंस में बहुत ही हैवीली यूज होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? आप लोग सुने होंगे कि एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग।
एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग, इसको पेन किलर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है एस्पिरिन का। और इसके साथ ही साथ हम लोग को क्या मिलेंगे, एसिटिक एसिड हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से कराए, तो हम लोग को एस्पिरिन बना है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन हुआ है। और साथ ही साथ एज ए साइड प्रोडक्ट एसिड एसिटिक एसिड भी हम लोग को मिले हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग लुकास टेस्ट भी देखेंगे। लुकास टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और लुकास टेस्ट से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो लुकास टेस्ट किसको बोलते हैं? लुकास टेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लुकास टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ लुकास रिएजेंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने, पहले के लेक्चर में हम लोग लुकास रिएजेंट के बारे में देखा था। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जब भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, तो उन सब को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उन सब को हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे, तो उन सब को हम लोग लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। और लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाकर हम लोग उसका टेस्ट करते हैं कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो इससे कैसे होता है, ये रिएक्टिविटी यहाँ पर देखा जाता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का लुकास रिएजेंट के साथ में किस तरह का रिएक्टिविटी है, वो कौन से रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो इस कारण से हम लोग वहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कंसंट्रेटेड HCl इज नोन एज लुकास रिएजेंट। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि लुकास रिएजेंट क्या होते हैं। तो जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होते हैं उनका कंसंट्रेटेड फॉर्म, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का कंसंट्रेटेड फॉर्म को हम लोग लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लुकास रिएजेंट रिएक्ट्स फास्टर विथ 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। सोल्ट टर्बिडिटी इंस्टेंटली, जब भी हम लोग लुकास रिएजेंट का रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल से कराएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल और लुकास रिएजेंट, ये दोनों का जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं, ये तुरंत ही टर्बिडिटी शो कर देते हैं। बट द सॉल्यूशन टर्न्स टर्बाइड एंड फॉर्म्स एन ऑयली लेयर इन 3 to 5 मिनट्स व्हेन इट रिएक्ट विथ 2 डिग्री अल्कोहल। और जब भी हम लोग इसको 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जब 2 डिग्री एल्कोहल से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो 3 to 5 मिनट में वो टर्बिडिटी देगा, वो 3 से 5 मिनट टाइम लेगा टर्बिडिटी देने में। जैसे देखिए 2 पेंटेनॉल से जब भी हम लोग एल्कोहल का, सॉरी, ये लुकास रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो ये 3 to 5 मिनट में ये टर्बिडिटी देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयली लेयर भी बोलते हैं, इसको झाग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग टर्बिडिटी बोलते हैं। When Lucas reagent react with 1 degree alcohol, the solution remains colored, colorless and does not react with Lucas reagent। और जब भी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो पूरा कलरलेस रह जाते हैं सोल्यूशन, और लुकास रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं होता है। तो इसमें ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा, इसमें ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि जब 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराते हैं, लुकास रिएजेंट से कराते हैं तो हम लोग को क्या होता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी। इंस्टेंट टर्बिडिटी हम लोग को मिलता है जब 2 डिग्री से कराते हैं तो क्या होता है,
जब 2 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं, जब 2 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं लुकास रिएजेंट का रिएक्शन, तो क्या होता है, ये 3 to 5 मिनट्स टेक्स। ये 3 से 5 मिनट लेता है टर्बिडिटी देने में। ये 3 से 5 मिनट लेता है टर्बिडिटी देने में। और जब हम लोग 1 डिग्री से कराते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल तो लुकास रिएजेंट से जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है, रिएक्शन ही नहीं होता है, तो नो रिएक्शन। तो 1 डिग्री से यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होता है। ये पूरे कंसेप्ट का ये समराइज यही हुआ कि जब भी हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल से लुकास रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत टर्बिडिटी आ जाते हैं। जब हम लोग 2 डिग्री से लुकास रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो वो 3 से 5 मिनट लेते हैं। जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराएंगे तो कुछ नहीं होता है। तो इन सबको आप लोग नोट कर लेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग स्टार मार्क से नोट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लुकास टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ लुकास रिएजेंट। तो इसी को हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग लुकास टेस्ट क्यों करवाते हैं। तो लुकास टेस्ट हम लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि जब भी हम लोग को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही लुकास टेस्ट करवाते हैं। तो लुकास टेस्ट में क्या होता है, इन सारे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल हम लोग को जब भी मिलेंगे तो लुकास रिएजेंट से हम लोग इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो 3 डिग्री अल्कोहल रहेंगे वो लुकास रिएजेंट से तुरंत ही रिएक्शन कर लेंगे, और जो 2 डिग्री अल्कोहल रहेंगे वो 3 to 5 मिनट्स लेंगे वो रिएक्शन करने में। जो 1 डिग्री होंगे वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, जो 1 डिग्री होंगे वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर ये समराइज किया गया है मेन पॉइंट में, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आप लोग आंसर फाइंड करेंगे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आप लोग सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो इनको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से करवाएंगे कि एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से कराने पर क्या होता है। तो देखिए, एल्कोहल्स इन रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड्स और रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस आर कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड। जब भी हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस या फास्फोरस हैलाइड से करवाएंगे तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इससे हम लोग को अल्काइल हैलाइड मिलते हैं। जैसे देखिए, ये हम लोगों ने एल्कोहल का रिएक्शन किससे कराया, फास्फोरस हैलाइड से करवाएं और रेड फास्फोरस से करवाएं। ये क्या है, ये रेड फास्फोरस है, और ये क्या है, ये भी फास्फोरस हैलाइड है। तो देखिए, एल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग PX3 मतलब एल्काइल फास्फोरस हैलाइड से करवाएंगे, PX3 मतलब एल्काइल सॉरी फास्फोरस हैलाइड से करवाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, हम लोग को अल्काइल हैलाइड मिलेंगे RX, और इसके साथ ही साथ हम लोग को H3PO4 भी मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से करवाएं तो हम लोग को एल्काइल हैलाइड मिले हैं, और जब हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस से करवाएंगे तो क्या होगा, रेड फास्फोरस से करवाएंगे तो हम लोग को सिर्फ एल्काइल हैलाइड मिलेंगे, RX मिलेंगे। और जब हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे, PCl5 से करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी हम लोग को एल्काइल हैलाइड मिले हैं और POCl3 मिले, और साथ ही साथ HCl गैस यहाँ से बनेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो X है वो क्या हो सकता है, जो हाइलाइट है वो क्या होंगे, तो वो ब्रोमीन होंगे।
और आयोडीन होते हैं। जनरली यहाँ पर जो हेलोजन हम लोग लेंगे वो ब्रोमीन लेंगे या आयोडीन लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जब एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हाइलाइड से करवाएंगे या रेड फास्फोरस से करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हम लोग को जनरली एल्काइल हाइलाइड मिलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और आप लोग के लिए ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन को देखेंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब हम लोग इसमें से वाटर को हटा देंगे। तो जिस रिएक्शन में वाटर को हम लोग हटाते हैं उसको हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। टू फॉर्म अल्कीन्स ऑन ट्रीटिंग विथ ए प्रोटिक एसिड लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 और कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी हम लोग एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो डिहाइड्रेशन किससे होता है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किससे होता है, तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा प्रोटिक एसिड से। प्रोटिक एसिड कौन होते हैं, तो प्रोटिक एसिड होते हैं जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 H3PO4 या कैटलिस्ट हम लोग लेंगे, क्या कैटलिस्ट लेंगे, जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना लेंगे। तो एल्कोहल का रिएक्शन जब भी प्रोटिक एसिड से करवाएंगे या हम लोग जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना से करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को यहाँ पर अल्किन्स बनते हैं, हम लोग को यहाँ पर अल्किन्स बनते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये क्या है, हम लोग के पास एल्कोहल है, इस एल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटिक एसिड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, प्रोटिक एसिड से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। प्रोटिक एसिड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इसको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और हम लोग को यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को इससे अल्किन मिलेंगे और वाटर तो बाहर निकलेगा ही, जिससे हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग एल्कोहल लिए, तो एल्कोहल का रिएक्शन प्रोटिक एसिड से तो होगा ही, और क्या होगा, जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना भी होगा। जिंक क्लोराइड भी होगा और एल्यूमिना भी होगा। ये एल्कोहल का रिएक्शन प्रोटिक एसिड से करवाएंगे या जिंक क्लोराइड से कराएंगे या एल्यूमिना से कराएंगे तो इससे हम लोगों को क्या मिलेंगे, इससे हम लोग को अल्किन मिलेंगे और वाटर बाहर निकलेंगे। वाटर बाहर निकलेंगे तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, अब हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है। तो देखिए ये क्या है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या है, 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही हम लोग ये जो रिएक्शन है इसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे, इससे हम लोग को अल्किन मिलेंगे और वाटर इससे रिलीज होगा। तो ये क्या हुआ, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ। और हम लोगों ने 1 डिग्री एल्कोहल का तो देख लिया, अब हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल देखेंगे। जब भी 2 डिग्री एल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराएंगे तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, तो देखिए ये क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और 2 डिग्री एल्कोहल को हम लोग H3PO4 से रिएक्ट कराएंगे तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को 440 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। 440 केल्विन टेम्परेचर पर ये हम लोग 85% कंसंट्रेटेड H3PO4 से रिएक्शन करवाएंगे
तो हम लोगों को अल्कीन मिलेंगे और वाटर रिलीज होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें कुछ एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। वो कौन सा ट्रेंड है? तो देखिए, जब 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग रिएक्शन कराएं तो इसमें हम लोग को जो एसिड चाहिए वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। जब हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को उसको डाइल्यूट चाहिए, कंसंट्रेशन वहां पर कम रहेगा। कितना रहेगा? 85% यहाँ पर कंसंट्रेशन रहेगा। और सेकेंड ट्रेंड क्या है? हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को जो टेम्परेचर है, हम लोग को जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी रिड्यूस हुआ है। हम लोग को कम ही टेम्परेचर वहां पर देने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ एल्कोहल जब इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग को टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है और कंसंट्रेशन भी हम लोग कम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 डिग्री देख लिया और 1 डिग्री भी देख लिया, और इनमें फाइनली अल्कीन बनते हैं और वाटर का रिलीज होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और हम लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री देख लिया। अब देखेंगे 3 डिग्री, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। जब 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो इसमें हम लोग को क्या देखना मिलेगा? तो देखिए, जो एसिड का कंसंट्रेशन हम लोग को काफी कम हो गया है। यहाँ पर आप लोग 20% ही कंसंट्रेटेड एसिड ले सकते हैं, H3PO4। और सेकेंड ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी काफी रिड्यूस हो गए हैं। हम लोग को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो काफी रिड्यूस हो गए। वो कितने हो गए? 358 केल्विन। तो देखिए, 1 डिग्री में क्या हुआ? 1 डिग्री में क्या हुआ? 443 केल्विन चाहिए हम लोग को। 2 डिग्री में क्या हुआ? 2 डिग्री में 440 केल्विन चाहिए। 3 डिग्री में क्या हुआ? तो 3 डिग्री में हम लोग देख रहे हैं कि 358 केल्विन। तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल बढ़ाते जा रहे हैं तो हम लोग को रिक्वायर्ड टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है, और हम लोग को जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो भी हम लोग कम दे सकते हैं। तो 3 डिग्री एल्कोहल से जब भी रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? तो हम लोग को अल्कीन मिलेंगे और यहाँ भी वाटर रिलीज होंगे और यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन प्रोसीड हो गए। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 हम लोग क्या देखेंगे? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन अंडर माइल्डर कंडीशंस व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है कि जो भी सेकेंडरी और टर्शियरी जो एल्कोहल होते हैं तो उनका जब भी हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड एसिड रहेंगे वो माइल्डर कंसंट्रेशन में रहेंगे, मतलब उनका कंसंट्रेशन कम रहेगा। माइल्डर कंडीशन में होंगे, उनका टेम्परेचर भी कम रहेगा और कंसंट्रेशन भी कम रहेगा कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि 1 डिग्री में हम लोग को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, 2 डिग्री में हम लोग कम चाहिए, 3 डिग्री में भी हम लोग को कम चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए हम लोग को माइल्ड कंडीशन चाहिए और हम लोग को यहाँ पर कंसंट्रेशन भी कम ही चाहिए। 1 डिग्री में तो हम लोग को पूरा कंसंट्रेशन चाहिए और 2 डिग्री में हम लोग को 80% कंसंट्रेटेड होना चाहिए और 3 डिग्री में हम लोग को 20% चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री है, जिसको हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी बोलते हैं, तो यहाँ भी हम लोग को माइल्डर कंडीशन चाहिए। तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे? Since tertiary alcohols undergo dehydration with 20% H3PO4 and at a much lower temperature, it can be concluded that tertiary alcohols are highly reactive towards dehydration reaction. तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्शन करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो जो भी हम लोग एसिड लेंगे उनका कंसंट्रेशन तो 20% चाहिए, मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेटेड एसिड हम लोग को चाहिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए? तो टेम्परेचर भी 358 केल्विन हम लोग को चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी हम लोग को काफी कम चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए काफी रिएक्टिव होते हैं। जो टर्शियरी अल्कोहल है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन को काफी फेवर करते हैं, वो इसको लेकर काफी रिएक्टिव होते हैं। तो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट भी देख लिया और इसको आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ कंक्लूजन भी देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन इज गिवन एज, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री का होगा और उससे कम किसका होगा? उससे कम 2 डिग्री का होगा और सबसे कम 1 डिग्री का होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड पर, जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं उनका रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, जो सेकेंडरी होते हैं उनका कम होता है और जो 1 डिग्री होते हैं वो सबसे कम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 1 डिग्री है तो इसके लिए हम लोग को 443 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और यहाँ पर हम लोग को कंसंट्रेटेड हम लोग को एसिड चाहिए। जो 2 डिग्री है तो इनमें हम लोग को 440 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और इनमें हम लोग को 80% कंसंट्रेशन चाहिए। जो 3 डिग्री है इनमें हम लोग को 358 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और यहाँ पर सिर्फ 20% ही कंसंट्रेटेड एसिड हम लोग को चाहिए। तो इस कारण से जो 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री आते हैं और सबसे पीछे 1 डिग्री आते हैं। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, तो आप लोग देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से है और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे एल्कोहल का, अब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन एन एल्कोहल। तो देखिए, किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि उस एल्कोहल में एक नया ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या हाइड्रोजन वहां से इलिमिनेट हुआ है। ऑक्सीजन इंक्रीज हुए हैं या हाइड्रोजन कम हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि उस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग यही देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा। जैसे देखिए, CH CH3 CH2OH। तो देखिए ये क्या है? ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल में अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ जो हाइड्रोजन है वो डिक्रीज होगा या ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एल्कोहल में जब भी हाइड्रोजन कम होगा या ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो पॉइंट नंबर वन में यही बताया गया है कि एल्कोहल में जब भी हाइड्रोजन कम होंगे और ऑक्सीजन बढ़ेंगे तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ एल्कोहल दे कैन बी ऑक्सीडाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूजिंग सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो भी एल्कोहल के डिग्री होंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल, तो इस तरह के जब भी हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे तो उनको हम लोग ऑक्सीडाइड करेंगे। तो ऑक्सीडाइड किस में होंगे? वो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे
या एल्डिहाइड्स में होंगे या कीटोन में होंगे। और ये कैसे होते हैं? तो एक सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही होंगे। जब भी हम लोग एल्कोहल रहेंगे, एल्कोहल का मिक्सचर रहेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में उसका जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकते हैं, एल्डिहाइड्स मिल सकते हैं और कीटोन्स मिल सकते हैं। ये सारे किस पे डिपेंड करेंगे? तो डिग्री ऑफ एल्कोहल पे डिपेंड करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे? पॉइंट नंबर 3, पोटेशियम परमैंगनेट, अब पोटेशियम क्रोमेट और जिंक नाइट्रिक एसिड आर सम इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एक सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? तो सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट होंगे और पोटेशियम क्रोमेट होंगे और नाइट्रिक एसिड होंगे। सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 होंगे। फर्स्ट में क्या होंगे? फर्स्ट में होंगे पोटेशियम परमैंगनेट। सेकंड में क्या होंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और थर्ड में क्या होंगे? थर्ड में होंगे नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो यही 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे, इसको आप लोग स्टार फॉर्म में नोट करेंगे। इन KMnO4 and K2Cr2O7 मैग्नीशियम एंड क्रोमियम आर इन दियर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहाँ पर जो हम लोग मैग्नीशियम और क्रोमियम को देख रहे हैं, तो इनका ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। कितने हैं? तो मैग्नीशियम का 7 है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, +7 है। +7। और यहाँ हम लोग क्रोमियम को देख रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 है, जो कि इन दोनों का यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। और इसके बाद so they are reduced to lower oxidation state and hence can act as oxidizing agents। और यहाँ पर ये जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ जाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एक्ट करते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो यहाँ पर HNO3 में हम लोग क्या देख रहे हैं? HNO3 में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कितना है? ये +5 है। ये +5 पर है, जो कि इसका अपना हाईएस्ट है एंड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस कारण से ये भी यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ द क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड्स। तो जब भी हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं? तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में OH बॉन्ड टूटेंगे, OH बॉन्ड टूटेंगे और CH बॉन्ड भी टूटेंगे। ये OH बॉन्ड टूटेंगे और CH बॉन्ड टूटेंगे और क्या होगा? और
डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड विद द क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज गिवन फॉलोज। तो ये सारे रिएक्शन किस तरह से होते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये क्या है, ये अल्कोहल है, पूरा अल्कोहल है। तो इसमें हम लोग जब भी OH का बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो OH का बॉन्ड कौन है, OH का बॉन्ड ये है, तो यही बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। और CH बॉन्ड कौन है, CH बॉन्ड ये है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कंटेंट कम हो रहा है, यहाँ दो दो हाइड्रोजन कम हो गया है। तो दो दो हाइड्रोजन कम हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम कम हो रहा है। तो हाइड्रोजन एटम कैसे कम हो रहा है, तो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और जब दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइड टू एल्डिहाइड्स व्हिच इन टर्न कैन बी ऑक्सीडाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी हम लोग एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनते हैं, हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे, और एल्डिहाइड को जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेंगे, उसके बाद हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे कि एल्कोहल्स कैन बी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज किए तो हम लोग को एल्डिहाइड मिला, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किए तो उसके बाद हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। किंतु जब एल्कोहल है, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे किससे, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कोहल को हम लोग, जैसे देखिए, एल्कोहल को हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब भी हम लोग इसको ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएंगे। वो बीच में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। जैसे देखिए, ये क्या है, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या मिला, हम लोग को एल्डिहाइड मिला। तो एल्डिहाइड क्या, एल्डिहाइड कैसे हुआ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कंटेंट कम हुए हैं, यहाँ पर CH बॉन्ड ब्रेक हुआ है और OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और इस तरह से हम लोग को एल्डिहाइड मिला है, यहाँ पर हाइड्रोजन कंटेंट कम हुए हैं। तो इस कारण से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। और इस एल्डिहाइड का हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, कैसे करेंगे, वो ऑक्सीजन कंटेंट को हम लोग बढ़ाएंगे। तो ऑक्सीजन कंटेंट को हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। ये क्या है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे, और एल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। किंतु यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एल्कोहल को हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन, तो हम लोग को डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, हम लोग को डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, वहां पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है इनको आप लोग अच्छे तरह से नोट बना लेंगे, और आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी जो भी अटेंड किए हैं उनको भी आप लोग रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।